हाँ जी, सी इंटरमीडिएट मेरे बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त सी अनुज सिंह तोमर और आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं अपने जीएसटी का रिवीजन सेशन। अगर आपके एग्जाम में मई 2025 में या सितंबर 2025, तो ये सेशंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि सर इसमें हम हर एक चैप्टर कवर करने वाले हैं जीएसटी का रिवीजन मोड में। और ऑफकोर्स रिवीजन के साथ साथ मैं आपके साथ बहुत कुछ चीजें करने वाला हूं। पहले रिवाइज कराऊंगा, फिर इनके क्वेश्चंस करेंगे हम लोग कुछ सेशंस बनाकर, फिर उनके बाद मॉक टेस्ट, फिर एमसीक्यू, फिर सारे जो भी चीजें करने वाले हैं। बट अभी हम शुरू करेंगे रिवीजन हर एक चैप्टर का, सिंपल कॉन्सेप्ट रिवीजन फ्रॉम आईसीएआई सारांश। मतलब मैं इंस्टीट्यूट को फॉलो करने वाला हूं। दैट मींस हम लोग पूरा प्योर जो बात करने वाले हैं वो इंस्टीट्यूट के मटेरियल से बातें करने वाले हैं। क्लियर है सर जी? एक एक टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई एक्सप्लेनेशन क्लैरिफिकेशन भी होगी तो वो भी कोशिश करूंगा मैं साथ साथ कवर करने की। प्लस जब हम एग्जाम में क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे जो क्वेश्चंस होंगे उनको अलग से प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग जल्दी से जुड़ जाओ मेरे साथ में। शुरू करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है वो है सप्लाई। दैट मींस अगर सेक्शन की बात करूं तो जीएसटी में हम सीजीएसटी एक्ट पढ़ने वाले हैं और सेक्शन 7 की शुरुआत करने वाले हैं। तो बिना देरी के साथ में शुरू करता हूं, इधर उधर की बातें बिल्कुल बंद, और हम चलते हैं सर जी हमारे चैप्टर पे, सप्लाई के बारे में। पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं सेक्शन 7 के बारे में क्या कहानी है। सर अगर आप सेक्शन 7 के बारे में जाओगे तो सेक्शन 7 में आपको सप्लाई के बारे में बात करिए। अब ये सप्लाई क्या होता है सर? देखो मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूं, वो भी रैपिड रिवीजन। तो कहीं ना कहीं मैं ये मान के चलूंगा मई 2025 का पेपर है, आपने ऑलरेडी कोर्स खत्म कर चुका होगा, आपको आइडिया है। बस मैं आपको एक बार कॉन्सेप्ट से सारा रिवाइज करूंगा। तो जब आप मेरे साथ में बैठोगे तो आप ऐसे नहीं बैठोगे कि ओह कुछ नया पढ़ रहे हैं। नहीं सर, आपका फील ये होना चाहिए कि हाँ सर पढ़ा तो है बट धीरे धीरे रिकॉल करना है। तो सर जी जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा आपके माइंड का आवाज आनी चाहिए अंदर से, पता है क्या क्या सर जी? हाँ याद आ रहा है। ठीक है, तो अगर याद आ रहा है तो आप सही ट्रैक पे हो, और अगर याद नहीं आ रहा है तो सर जी थोड़ा उठा के पहले पढ़ लो, फिर रिवीजन पे आ जाना। ठीक है, चलो जी शुरुआत करता हूं मैं आपके साथ रिवीजन के साथ। बिना देरी के साथ आराम से बैठ जाओ, रिलैक्स होके। सप्लाई की बात करूं तो आपको पता है जीएसटी का सर जी जो चार्जिंग पॉइंट है, जीएसटी लेवी होता है किस पर? सप्लाई पे। कि अगर आपने किसी भी चीज की, चाहे वो गुड्स है चाहे वो सर्विस है, अगर आपने सप्लाई करी है तो आपके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। दैट मींस जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी कहां से आ जाएगी? सप्लाई पे। अब नाउ सब कुछ डिपेंड है सप्लाई। तो ये सप्लाई की कहानी क्या है? सेक्शन 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट हमारा सप्लाई की कहानी बताता है, और सेक्शन 7 ने इसमें कई सारे सबसेक्शन बताए हैं। अगर मैं डिफाइन करूं तो सेक्शन 7(1) यहां पे आता है, फिर आता है सेक्शन 7(1)(a) आता है सर जी, फिर आता है सेक्शन 7(2) और फिर आता है एक सेक्शन 7(3) भी आ जाता है। क्लियर है? सेक्शन 7(1) को मैं मोटा मोटा बोलूं तो ये बोलता है सर जी सप्लाई क्या है? सप्लाई क्या है? सेक्शन 7(1) बोलता है सप्लाई किस चीज की है, सप्लाई ऑफ सर्विस है या सप्लाई ऑफ गुड्स की है। सेक्शन 7(2) ये बोलता है कि सप्लाई क्या नहीं है, जिसे आप नेगेटिव लिस्ट के नाम से जानते थे। और सेक्शन 7(3) गवर्नमेंट की पावर बताता है कि सर जी गवर्नमेंट ने भी कुछ चीजों को सप्लाई माना हुआ है। मैं एक एक कवर करने वाला हूं। एक ओवरव्यू दिया है मैंने सेक्शन का। सेक्शन 7(1) सप्लाई क्या है सर जी? सेक्शन 7(a) सप्लाई है तो गुड्स की है, सर्विस की है। सेक्शन 7(2) सप्लाई नहीं है मतलब नेगेटिव लिस्ट। और सेक्शन 7(3) बोले तो गवर्नमेंट। 7(1) के अंदर आए तो यहां आपको 4 सब क्लॉज मिलेंगे। सेक्शन 7(1)(a), सेक्शन 7(1)(b), सेक्शन 7(1)(c), सेक्शन 7(1)(d), जिसमें आपको 1 जो है वो आपका मेनली जो है वो आपका डी, मैंने गलत बोल दिया। सेक्शन 7(1)(a) फिर बी फिर सी। सेक्शन 7(1) जो है वो आपका जनरल सेक्शन है। जनरल मतलब ये आपको बताएगा सप्लाई क्या होती है जनरली, विदाउट एनी स्पेसिफिक सप्लाई होने के लिए क्या होना चाहिए और क्या कंडीशन है। फिर बाकी जो 3 सब क्लॉज हैं 7(1)(a), 7(1)(b), 7(1)(c, सर जी ये है स्पेसिफिक। अगर आप दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो तो सर जी आपको याद आएगा। सर जी दिमाग पे जोर कैसे डालेंगे? दिमाग तो है ही नहीं। कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करते हैं मेरे बच्चों। सर जी सेक्शन 7(1)(b) की बात करूं या 7(1)(c) की बात करूं तो सर वो कुछ ऐसी बातें करता था, इंपोर्टेशन विदाउट कंसीडरेशन, कुछ ऐसी बातें करता था। मैं एक एक करके रिवाइज कराता हूं। मैंने एक ओवरव्यू दिया कि सेक्शन 7 के अंदर हम सप्लाई के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। दैट मींस हम पढ़ने वाले हैं मेरे बच्चे 7(1) के अंदर क्लॉज जनरल, फिर स्पेसिफिक, फिर 7(1)(a) सप्लाई गुड्स की है, सर्विस की है, फिर सेक्शन 7(2) नेगेटिव लिस्ट, और फिर गवर्नमेंट। शुरुआत करते हैं बिना देरी के साथ में, और फिर आएगा एक सेक्शन 8 मिक्स एंड कंपोजिट सप्लाई, और चैप्टर खत्म। क्लियर है? चलो जी पहले मैं शुरुआत करता हूं, सारांश को लेकर चलता हूं और आपके साथ सारांश में कहानी शुरू करता हूं मैं यहां से। ठीक है, अगर मैं कहानी शुरू करूं
तो सबसे पहले आता है सबसे सेक्शन 7(1)(a), यहां से शुरुआत करते हैं। सेक्शन 7(1)(a) जनरल सेक्शन। जनरल सेक्शन क्या बोलता है मेरे बच्चे, ये जनरल सेक्शन है। जनरल सेक्शन कहता है कि सप्लाई जो है वो इंक्लूड, ये इंक्लूड से डेफिनेशन शुरू करता था। इंक्लूड मतलब एग्जांपल, ये तो है और भी हो सकता है। इंक्लूड में क्या क्या हो सकता है सर जी, कहता है सप्लाई मतलब मैं सीधा बोलूं तो एनीथिंग जहां से आपकी गुड्स या सर्विस एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे मूवमेंट हो रही है। बात खत्म मेरे बच्चे। सप्लाई मतलब सर जी कोई भी चीज जो एक जगह से दूसरी जगह आपके पास जा रही है। नाउ इसमें इंक्लूड सेल, आप वो सामान बेच रहे हो या आप सामान दे रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, बार्टर कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, लाइसेंस दे रहे हो, रेंट पे दे रहे हो, लीज पे दे रहे हो या डिस्पोजल कर रहे हो। मेरे चीज से वो चीज गई, मेरे पास से सर्विस या गुड्स गई। क्लियर है? जैसे हमने एक क्लास में, मेन क्लास में, रेगुलर क्लास में डिस्कशन करते थे। सेल का मतलब क्या है भैया, जहां पे आप ओनरशिप ट्रांसफर कर देते हो। ट्रांसफर का मतलब क्या है, जहां पे आप राइट ट्रांसफर कर देते हो। बार्टर का मतलब क्या है, एक चीज देके बदले में दूसरी चीज ले ली। एक्सचेंज का मतलब क्या है सर, बार्टर में आपकी जो वैल्यू है वो फेयर वैल्यू हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। ठीक है सर जी। एक्सचेंज क्या, जैसे बार्टर में क्या होता था, हम जब चीजें देते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि सर जी सप्लाई मतलब वहां पे वैल्यू फेयर पे नहीं होती। मान लो मैंने 2 किलो चावल दिया, बदले में क्या ले लिया, 1 किलो दूध ले लिया, 1 लीटर दूध ले लिया। ठीक है, तो सर जी जरूरी नहीं है कि उनकी वैल्यू फेयर वैल्यू सेम हो, बस एक्सचेंज हो रहा है, कुछ जा रहा है और कुछ आ रहा है। लेकिन जब एक्सचेंज वर्ड यूज करते हैं तो वहां पे फेयर वैल्यू होती है कि भैया अगर मैंने जो चीज दी है उसकी वैल्यू निकालेंगे और बदले में जो चीज लेंगे वो भी उसकी सेम वैल्यू का होगा। ठीक है, लाइसेंस, आप किसी चीज को यूज करने का जनरली इंटेंजिबल एसेट्स वगैरह का राइट दे देते हो, लाइसेंस दे देते हो। ठीक है, ये सारी चीजें हमने यहां पे करी थी। बट मेरा पॉइंट ये है कि सप्लाई इंक्लूड एनीथिंग, आपने किसी भी तरीके से अपने सामान को एक जगह से एक दूसरे जगह पहुंचाया या ट्रांसफर करा है या आपने सर्विस दी है। इंपॉर्टेंट है सर जी, सप्लाई होना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है सप्लाई अंडर जीएसटी होना। और जीएसटी होने के लिए 2 कंडीशन है बेटा। कितनी कंडीशन है? 2, कि वो सप्लाई जो आपने सामान बेचा है, ट्रांसफर करा है, बार्टर पे दिया है, किसी भी तरीके से अगर मैंने आपको ये फोन दिया, मैंने कहा ये फोन आज से आपका, चाहे मैं आपको सेल कर रहा हूं, चाहे मैं राइट दे रहा हूं, चाहे मैं लाइसेंस दे रहा हूं, वट एवर सर जी, इंपॉर्टेंट ये है कि ये मैं फ्री में ना करूं, इसके बदले मैं आपसे कंसीडरेशन चार्ज करूंगा। और ये मेरा पर्सनल नेचर नहीं है, ये मेरे बिजनेस के कोर्स में है या बिजनेस को बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है। याद करो 2 कंडीशन, खोल जाओ सब कुछ। सप्लाई इंक्लूड ब्रह्मांड, सब कुछ, बस 2 कंडीशन कि जो आपने वो सप्लाई करी है, वो जो सामान दिया है या सर्विस दी है, वो विद कंसीडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न। विद कंसीडरेशन, कंसीडरेशन मतलब मेरे बच्चे समथिंग इन रिटर्न, नॉट एब्सोल्यूट। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैंने 1 लाख की चीज दी है तो आप मुझे 1 लाख की पे करो, आप 1 रुपए भी दोगे ना चलेगा। समथिंग इन रिटर्न, कुछ आना चाहिए, वो एब्सोल्यूट ना भी हो तो भी चलेगा। और याद करो, आप बचपन में कंसीडरेशन पे भी बातें करते थे तो मैं कहता था सर जी कंसीडरेशन की कंडीशन होती है, ये एग्जिस्ट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ सप्लाई, कि जिस टाइम आपको मैंने सामान दिया मुझे पता होना चाहिए आप मुझे कितना दोगे। जो भी दोगे, चाहे वो मॉनेटरी है, चाहे वो नॉन मॉनेटरी है, चाहे वो एब्सोल्यूट है, चाहे वो नॉन एब्सोल्यूट है, मतलब वैल्यू बराबर की है, चाहे वो आप मुझे पैसे में दे रहे हो या आप मेरे लिए काम कर रहे हो, वट एवर, बट वो मेरे को एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, पता होना चाहिए। क्लियर है? तो अगर कंसीडरेशन है और दूसरा इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, मतलब मैंने आपको जो ये फोन दिया, मैंने कहा भाई साहब ये फोन खरीद लो आप, आपने कहा भैया ले लेंगे सर जी ले लेंगे, मैंने कहा ले लो, पर ये मेरा बिजनेस नहीं है, ये मेरी पर्सनल ट्रांजैक्शन है। मैंने सर जी आपको बुक्स दी, क्या दी? बुक्स, और मैंने कहा सर जी ये बुक्स ले लो, ये मेरा बिजनेस है भैया, मैं बुक्स टीचिंग में हूं तो मैं बुक्स बेचता भी हूं, जो बच्चा मुझसे खाली बुक्स लेता है मैं उसे बुक्स भी दे देता हूं, ये मेरा बिजनेस है। पर मैंने कहा बेटा फ्री में ले जा, तू भी क्या याद करेगा, मेरा इतना प्यारा बच्चा है, मैंने फ्री में दे दिया। दैट मींस बिजनेस तो है बट विदाउट कंसीडरेशन, सप्लाई नहीं माना जाएगा। सप्लाई मानने के लिए आपको 2 इंपॉर्टेंट वर्ड दिमाग में रखने पड़ेंगे, एक विद कंसीडरेशन और एक सर जी फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बट नाउ क्वेश्चन ये कि मतलब अगर जनरल प्रोविजन के हिसाब से देखा जाए कि अगर कोई सप्लाई हो रही है फ्री में विदाउट कंसीडरेशन तो वो सप्लाई नहीं है। अगर जनरल प्रोविजन के हिसाब से देखा जाए तो आंसर इज यस, वो सप्लाई नहीं है। बट इसकी एक्सेप्शन है, इसकी एक्सेप्शन है सेक्शन 7(1)(c), सेक्शन 171(c), जिसे हम शेड्यूल 1 के नाम से भी जानते हैं। शेड्यूल 1 मतलब इसमें 4 चीजें दी हुई हैं, मेरे बाल, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, जिसे आप विदाउट कंसीडरेशन भी है ना तब भी डीम्ड सप्लाई मान लेते हो।
हाँ जी, याद आ रहा है नहीं आ रहा है, आना चाहिए बेटा, आपको रिवीजन कराऊंगा पर एक एक पॉइंट कवर करूंगा। दूसरी चीज है फर्दरेंस ऑफ किसने, मतलब अगर मैंने बिजनेस में ही ट्रांजैक्शन करी है तो सप्लाई है, बट अगर पर्सनल नेचर है तो ट्रांजैक्शन सप्लाई नहीं है। आंसर इज यस, इसकी भी एक्सेप्शन है 7(1)(b). 7(1)(b), इवन आप पर्सनल ट्रांजैक्शन भी करोगे उसे भी सप्लाई मान लेंगे, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। लेकिन अगर जनरली इन दोनों को हटा दिया जाए, 7(1)(b) और 7(1)(c) को हटा दिया जाए, तो विदाउट कंसिडरेशन नॉट अ सप्लाई, फ्री पर्सनल ट्रांजैक्शन नॉट अ सप्लाई। क्लियर है? तो सप्लाई होने के लिए जनरल पॉइंट में क्या होना चाहिए सर जी, वो इंक्लूड एनीथिंग, बस दो कंडीशन, एक कंसीडरेशन और एक फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सर जी अब यही बात है, दोबारा लिखा है, सप्लाई होने के लिए सब कुछ ठीक है, बस इंपॉर्टेंट है कंसीडरेशन होनी चाहिए और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होनी चाहिए। अब यहां पर सेक्शन 7(1)(a) आता है, ये है सेक्शन 7(1)(a). ये क्या बोलता है सर जी, ये एक छोटा सा अमेंडमेंट था पिछले सेशंस का, पिछले साल का। ये कहता था कि अगर कोई भी पर्सन है, चाहे वो एसोसिएशन है, क्लब है, कोई भी एओपी बीओआई है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कुछ लोग इंडिविजुअली मिलके एक संगठन बना ले रहे हैं या कुछ कंपनी फर्म्स मिलके अपना एक एसोसिएशन बना ले रही है, और वो अपने मेंबर्स को कोई भी सर्विसेज देंगे, चाहे वो विद चाहे कोई भी सर्विस या कोई भी सप्लाई करेंगे, सर जी जिसकी कंसीडरेशन आएगी उसे भी हम सप्लाई मानेंगे। पहले इस पे कुछ पॉइंट से अभी इन्होंने क्लेरिफाई कर दिया कि अगर आपने सर जी कोई भी जो भी अदर देन इंडिविजुअल है, कोई भी एओपी या बीआई है, अगर मैं यहां बोलूं तो कोई भी एओपी या बीओआई है, वो अपने मेंबर्स को सर जी कोई भी एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन कर रहा है और उसके बदले में कंसीडरेशन ले रहा है, तो उसे सप्लाई माना जाएगा, नो डाउट। चाहे वो आप ये क्यों है, ये क्यों है सर जी, ये अलग से क्यों है, क्योंकि ये ना इनका अगर आप देखोगे तो ये एओपी बीओआई ये एक तरह की एनपीओ कहलाती है। क्या कहलाती है? एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हम इन्हें नॉन बिजनेस भी बोल देते हैं कि भैया इनका ना बिजनेस नहीं है, ये मिलके अपने लिए काम कर रहे हैं, तो भैया ये ना बिजनेस की कंडीशन से बाहर हो जाती है, तो हम कहते हैं भैया सप्लाई नहीं। तो इन्होंने बोला भाई अगर विद कंसीडरेशन में आप फ्री में करा तो कोई दिक्कत नहीं, पर विद कंसीडरेशन में करा, भले ही आप बोलो कि हमारा बिजनेस नहीं है, हम कोई बिजनेस थोड़ी ना कर रहे हैं, हम ट्रेड कॉमर्स थोड़ी ना कर रहे हैं, हम अपने एओपी को सर्विस दे रहे हैं, अपने मेंबर्स को सर्विस दे रहे हैं, सर हमारे लिए वो सप्लाई मानी जाएगी। क्लियर है? तो ये एक स्पेसिफिक प्रोविजन है कि भले ही आप उसे बिजनेस ना बोलो, ये नॉट अ बिजनेस, आप बिजनेस न बोलो, पर हमारे लिए वो सप्लाई मानी जाएगी। ठीक है सर जी। तीसरा पॉइंट, एक और बात सर जी, अगर आपने सप्लाई करी, क्या मान लो सर जी ये रही इंडिया और इंडिया से बाहर कोई यूएसए, एक और दुनिया है, कौन सी? यूएसए, एक और दुनिया है, कौन सी? यूएसए। क्लियर है? और यूएसए से आपने कोई भी सर्विस ली, क्या इंपोर्ट करी है बेटा, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। कौन सी सर्विस ली है? इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस आपने ली है। क्लियर है? अब वो कहता है और इसके बदले आप इसको पे करोगे, विद कंसीडरेशन है। ऑफ कोर्स कंडीशन इंपॉर्टेंट क्या है? विद कंसीडरेशन है, फर्क नहीं पड़ता ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है या पर्सनल ट्रांजैक्शन है, सर जी कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसे डीम्ड सप्लाई मान लेंगे, डीम्ड सप्लाई मान लेंगे। मतलब सर जी ये कंडीशन जनरल कंडीशन की धज्जियां उड़ा रही है। सर जी दो पॉइंट कौन कौन से? सर जी 7(1)(a) और 7(1)(b) कहता है सर जी भले ही बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है बट हम इसे सप्लाई मान लेंगे। भैया हमारी जेब से इंडियन करेंसी जा रही है और हम टैक्स भी ना लगाएं, कैसी कैसी बात कर रहे हो? आप एक्सपोर्ट करते, फॉरेन करेंसी आती, हम आपको टैक्स फ्री कर देते, बट आप हमारी इंडियन करेंसी दे के आ रहे हो और हम आपसे टैक्स भी ना लें। नहीं सर जी, हम आप पे टैक्स लगाएंगे, आपको फ्यूचर में जाके बताऊंगा, अंडर आरसीएम। ये आरसीएम क्या होता है आप अच्छे से जानते हो, रिवीजन कर रहा हूं तो आप जानते हो। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर भैया यूएस वाले को नहीं पकड़ सकते, अंगूर खट्टे हैं लेकिन पॉइंट इज इंडिया वाले को तो पकड़ सकते हैं। सर इंडिया में कौन ले रहा होगा ऐसी सर्विस? सर जी आप गेम खेलते हो, सर जी कैनवा यूज करते हो, बहुत सारी ऐप यूज करते हो जो इंडियन बेस्ड ऐप नहीं है और फॉरेन कंपनीज की ऐप है, और आप उनके सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो। तो जब आप उनके सब्सक्रिप्शन खरीदते हो तो पेमेंट कर रहे हो बेसिकली उन्हें, नेटफ्लिक्स पेमेंट कर रहे हो। तो सर जी चाहे आप वो बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए ये ले रहे हो, चाहे आप पर्सनल ट्रांजैक्शन के लिए ले रहे हो, जीएसटी लगेगा अंडर आरसीएम। रेसिपिएंट जी इंडिया में बैठ के पैसा भेजोगे ना बाहर तो टैक्स तो देना पड़ेगा। बट इंपॉर्टेंट इज सर जी कोई भी सप्लाई करिए आपने इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस होना जरूरी है, लेकिन इस एक्सेप्शन का, इस रूल का एक्सेप्शन ये है कि अगर आपने कोई भी सर्विस इंपोर्ट करिए उसे डीम्ड सप्लाई माना जाएगा, इवन वो इंपोर्ट करिए नॉट इन द कोर्स, मतलब कंसीडरेशन होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। फ्री में होगा तो हम बाहर कर देंगे, वैसे इसके ऊपर भी पॉइंट है, लेकिन इन द कोर्स और बिजनेस हो या ना हो चलेगा।
बात समझ आ रही है? 7-1 क्लियर है, 7-1 ए क्लियर है, 7-1 ए क्लियर है, 7-1 बी क्लियर है। अब आ जाओ 7-1 सी। सर जी दूसरी एक्सेप्शन, आपने बिजनेस के बारे में तो भर भर के बात कर ली कि बिजनेस नहीं है तो भी हम दो चीजों को सप्लाई मान लेंगे, एक एओपी बीवाई अपने मेंबर्स को सर्विस देगा, विद कंसीडरेशन सप्लाई मान लेंगे। सर जी कोई हमने सर्विस इंडिया के बाहर से खरीद ली, विद कंसीडरेशन सप्लाई मान लेंगे। बट व्हाट अबाउट अगर मैंने बिजनेस में ट्रांजेक्शन करी, बिजनेस में ट्रांजेक्शन पर फ्री में करी विदाउट कंसीडरेशन, क्या इसको भी सप्लाई मान लो? कि हाँ सर जी डीम्ड सप्लाई 7-1 सी रेड विद शेड्यूल 1 बोला जाता है, प्यारा सा नाम है, और इसमें 4 सप्लाई है। कितनी सप्लाई है? 4। इवन विदाउट कंसीडरेशन है तो भी सप्लाई मानी जाएगी। मेरे बच्चे क्या क्या है? सबसे पहला परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट। आप अपनी बिजनेस एसेट का, मेरे बच्चे क्या बोल रहा हूं, आपने बिजनेस में कोई एसेट खरीदी थी, कुछ भी खरीदा, आपने गुड्स खरीदे, आपने कंप्यूटर खरीदा, आपने लैपटॉप खरीदा, आपने आईपैड खरीदा, आपने एसी खरीदी, आपने फर्नीचर खरीदा, कुछ भी खरीदा, और आपने उस एसेट को परचेज करके उसका आईटीसी ले लिया, मजे ले लिए। सर जी जीएसटी का रूल है, आप गवर्नमेंट कहती है आप हमें जीएसटी दो, हम आपको खून देंगे, बोले तो आईटीसी देंगे। क्लियर है? अब आप आईटीसी ले चुके हो और उस सामान का आपने फ्यूचर में यूज करके या जैसे भी करके बेचा नहीं, विदाउट कंसीडरेशन किसी और को दे दिया, तो आईटीसी आपने लिया, मजे कोई और लेगा। तो सर जी गवर्नमेंट को ये तो कतई बर्दाश्त नहीं है। वो कहती है अगर आपने कोई भी बिजनेस एसेट को, मेरे बच्चे क्या बोल रहा हूं, किसी भी बिजनेस एसेट को, लाइक कोई भी कंप्यूटर है आपका, ठीक है, कोई एसी है, कोई फर्नीचर है, कोई भी चीज है जो आपने खरीदी और उसका आईटीसी आपने ले लिया। अगर आईटीसी नहीं लिया तो कोई दिक्कत नहीं, आईटीसी ब्लॉक था सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में, या आपका आईटीसी आपने लिया ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप आईटीसी ले चुके हो और आपने उसे परमानेंटली सेल कर दिया, या आपने फ्री में बांट दिया, या आपने चैरिटी में बांट दिया, या मालिक निकाल के ले गया, वट एवर, अगर आपने उसे बर्बाद कर दिया, डिस्पोज कर दिया, ट्रांसफर कर दिया विदाउट कंसीडरेशन फ्री में, तो सर जी हम उसे डीम्ड सप्लाई मान के टैक्स लगा देंगे। बेसिकली गवर्नमेंट अपना आईटीसी रिवर्स कर देगी। क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था भाई, आपने 1 लाख की एसेट खरीदी थी, जब खरीदी थी उस पर 18% जीएसटी लगा था, 18,000 का गवर्नमेंट आपको पड़ा था, 1,18,000 का, आपने इस 18,000 का जीएसटी आईटीसी ले लिया। अब नाउ आप इसे सेल कर रहे हो 0 पे, तो गवर्नमेंट को मिल रहा है निल बटा सन्नाटा जीएसटी। तो गवर्नमेंट कह रही है भाई हमने आपको क्यों दिया था आईटीसी, आप हमारा आईटीसी रिवर्स कर दो। तो उसे डीम्ड सप्लाई मान के आपके ऊपर जीएसटी लगा दी जाएगी, जो भी उसकी वैल्यू उस टाइम पे लगाया जाएगा। क्लियर है? खत्म। दूसरा पॉइंट, सर जी रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टी कौन होता है? या डिस्टिंक्ट पर्सन। रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन आपको अलग से मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन या मैं इस पे शॉर्ट बनाऊंगा रिलेटेड पार्टी पे, आप जाके देख लेना, शॉर्ट देख लेना, ठीक है, क्योंकि इस पे अभी मैं क्लास में नहीं डिस्कस कर रहा। डिस्टिंक्ट पर्सन आपको मैं बता देता हूं, सेक्शन 25 कहता है कि आपको रजिस्ट्रेशन जो चाहिए होता है वो स्टेट वाइज चाहिए होता है। मेरे बच्चे किसके बेस पे चाहिए होता है? स्टेट वाइज। बात समझ आ रही है? मतलब जितने भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होंगे वो स्टेट वाइज होंगे। अगर मेरे 4 स्टेट में बिजनेस है तो 4 स्टेट में मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब नाउ पॉइंट इज, अगर मेरा आरसी है, मेरा आरसी तो पैन बेस्ड होगा। अब मेरे पैन, एक ही पैन पर, अगर एक ही पैन पे 4 आरसी हैं तो सर जी वो आरसी आपन में कहलाएंगे क्या? RC1, RC2, RC3। मतलब मेरा दिल्ली में बिजनेस है, मेरा हरियाणा में बिजनेस है, मेरा दिल्ली में 2 जगह और मैंने दोनों का अलग अलग आरसी लिया। जैसे मैं दोबारा एक बार बोल देता हूं क्या बोल रहा हूं मैं। सेक्शन 25 में सिंपल लिखा हुआ है, ये रजिस्ट्रेशन चैप्टर से आप लिंक उठाते हो कि मान लो आपके 2 स्टेट में बिजनेस, दिल्ली हरियाणा में, तो आपको 2 रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे, दिल्ली का अलग और हरियाणा का। मान लो दिल्ली में आपके 3 जगह पे बिजनेस है, करोल बाग में है, आपका लाजपत नगर में है और चांदनी चौक पे, 3 जगह बिजनेस है। तो क्या आपको 3 आरसी चाहिए? नहीं, वो आपकी चॉइस है, आप तीनों का एक भी ले सकते हो और अलग अलग भी ले सकते हो। मान लो मैंने दिल्ली में लाजपत नगर और करोल बाग का एक ले लिया और चांदनी चौक का अलग ले लिया, तो नाउ मेरे पास 3 आरसी हो गए, एक हरियाणा का और दिल्ली के 2। अब ये जो आरसी अलग अलग हैं इनको आपस में बोला जाएगा डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। मानो ना मान लो, पर जीएसटी की नजरों में ये अलग अलग व्यक्ति हैं। क्लियर है? और अगर मैंने अपनी ब्रांच का सामान एक दूसरे पे, ऑफ कोर्स ब्रांच ही है मेरे लिए, मैंने स्टॉक ट्रांसफर करा एक जगह से दूसरी जगह, या मैंने सामान किसी रिलेटेड पार्टी को अपने मेंबर अपने पार्टनर को भेजा है, या मेरे केस में जो मेरे कंपनी का सीईओ है, या मेरे केस में जो मेरे फैमिली मेंबर है, वट एवर जो भी रिलेटेड पार्टी है, मैंने उसको सामान ट्रांसफर करा और विदाउट कंसीडरेशन मैंने गुड्स या सर्विस दी हैं, ऑफ कोर्स इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब इन द कोर्स ऑफ बिजनेस के कंटेक्स्ट में, तो सर जी वो भी आपका डीम्ड सप्लाई माना जाएगा। ऑफ कोर्स वही आईटीसी वाला चक्कर है, आपने सामान खरीदा था, आपको आईटीसी गवर्नमेंट ने दे दिया था। अब जब ये सामान कोई और यूज करेगा, मेरे बच्चे क्या बोला मैंने, जब ये सामान कोई और यूज करेगा, एक सेकंड ना,
हाँ, जब ये सामान कोई और यूज करेगा तो डेफिनेटली आईटीसी उसको पोस्टपोन होना चाहिए। तो गवर्नमेंट कहती है सर जी आपके हिसाब से आपका जो आईटीसी है, आपका जो आईटीसी है, जो आपका, अरे बेबा चल जा भाई, हाँ, आपका जो आईटीसी है वो यहां से हटा के इस बंदे को पहुंचाया जाएगा। तो कैसे पता जाएगा, आपको डीम्ड सप्लाई मान के टैक्स लगा जाएगा ताकि आपका आईटीसी जीरो हो जाए और इसके पास एक परचेज का इनवॉइस आ जाए जिस परचेज के बेस पे ये आईटीसी ले सकता है। तो इसे डीम्ड सप्लाई माना जाएगा। बट इसमें याद रखना सर, रिलेटेड पार्टी में आपका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय भी आ जाता है। तो क्या सर जी, एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है, दैट मीन्स विदाउट कंसिडरेशन फ्री में सामान जो सप्लाई कर रहा है उसको भी जीएसटी में लगा देंगे। मतलब एम्प्लॉयर को जो गिफ्ट दिया जा रहा है एम्प्लॉय को, क्या उसे भी आप जीएसटी में डेफिनेशन में कवर करके टैक्स लगा दोगे? नहीं सर, 50,000 तक सप्लाई नहीं मानेंगे। अगर आपने एक साल में 50,000 उससे कम का गिफ्ट दिया तो आपके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन अगर उससे ज्यादा दिया है तो सर जी आपको जीएसटी लगना पड़ेगा। दैट मींस एम्प्लॉय के लिए दिक्कत नहीं। मान लो मैंने 2 कंपनी में रजिस्ट्रेशन था, मैंने टाटा से भी लिया और मैंने रिलायंस से भी लिया। मैं 2 कंपनी में एम्प्लॉयमेंट था, पहले 6 महीने टाटा में था, फिर 6 महीने रिलायंस में था। मुझे रिलायंस से मिला 40,000 का, टाटा से मिला 35,000 का, टोटल मिला के 50,000 से ऊपर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बस एम्प्लॉयर के लिए कंडीशन है कि एम्प्लॉयर किसी एक सिंगल एम्प्लॉय को 50,000 से ऊपर का गिफ्ट देगा तो पूरे टैक्सेबल हो जाएगा, पूरा 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 टैक्सेबल हो जाएगा। बात समझ आ रही है? ठीक है जी। तीसरा पॉइंट है प्रिंसिपल एजेंट। तीसरा पॉइंट है प्रिंसिपल एजेंट। अगर मैं कोई प्रिंसिपल हूं और मैं मेन मैन्युफैक्चरर हूं और मैंने अपना एजेंट बिठा रखा है मुंबई में और मैं उसको सामान भेजता हूं, कंसाइनर कंसाइनी के नाम से आप जानते हो, मैं उसे सामान भेजता हूं और वो मेरे ब्याह पे आगे सामान बेचता है। तो पॉइंट इज, क्या जो मैं सामान उसे बेचता हूं वो तो पैसा नहीं चार्ज करता हूं, मैं कहता हूं जब बिक जाता है तब मुझे पैसा भेज दियो, अभी तो मैं उसे विदाउट कंसिडरेशन सामान भेजता हूं। तो क्या उसे जीएसटी माना जाएगा? क्वेश्चन इज, क्या वो एजेंट है मेरी डेफिनेशन में? एजेंट के नाम पे आपकी यहां पे 2 बातें याद रखना मेरे बच्चे। सर जी एजेंट आपका तभी माना जाएगा जीएसटी में जब वो एजेंट इनवॉइस जो बनाता है कस्टमर को, इनवॉइस जो देता है कस्टमर को, वो इन दी नेम ऑफ एजेंट देता है। क्या देता है? इन दी नेम ऑफ एजेंट। अगर वो इन दी नेम ऑफ एजेंट नहीं देता है, मतलब इन दी नेम ऑफ प्रिंसिपल देता है, मेरे बच्चे क्या बोला? इन दी नेम ऑफ प्रिंसिपल देता है, तो सिंपल है। जैसे मैं कहूं कि सर मान लो एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है, ठीक है। नाउ मिस्टर ए दिल्ली में बैठा है जो मेनली मैन्युफैक्चरर है और ये हमारा जो एजेंट है मिस्टर बी। अब पॉइंट ये कि एजेंट जो आगे कस्टमर को सामान भेजता है, कस्टमर को सामान भेजता है, उसके लिए जो इनवॉइस बनाता है, इनवॉइस बनाता है, उसमें नाम किसका है? मिस्टर ए का है या मिस्टर बी का है? अगर ए का नाम है मतलब प्रिंसिपल का नाम है, तो सर जी इनवॉइस किसके बिहाफ पे जा रहा है? सर जी वो कस्टमर को जा रहा है ए के नाम पे, मतलब सामान अल्टीमेट ए ही बेच रहा है। तो देखो ना, यहां पे मैंने बताया था कि ए ने जब सामान खरीदा होगा, सामान आईटीसी सामान ए के पास होगा तो आईटीसी ए के पास होगा। अब अगर ए का ही सेल इनवॉइस कट रहा है तो मतलब टैक्स लायबिलिटी भी किसके पास आ रही है? ए के पास ही है। तो आप इसे डीम्ड सप्लाई नहीं मानोगे, मतलब आप बोलोगे नहीं कि वो एजेंट है, मतलब मिस्टर बी एजेंट ही नहीं है, मिस्टर ए के नाम पे ही कट रहा है, तो क्यों आईटीसी बी को पहुंचाना है? सर ये डीम्ड सप्लाई मानने का मतलब है कि इसका आईटीसी जीरो करके आईटीसी यहां ट्रांसफर करना है। क्लियर है? तो बेसिकली होता ये कि मैंने क्लास में बताया था सर जी, मेन पर्पस ये है कि अगर मिस्टर ए सामान सप्लाई कर रहा है किसको? मिस्टर बी को। किसको? मिस्टर बी को। ठीक है, ओके, विदाउट कंसिडरेशन है, एजेंट है, आपकी नजरों में एजेंट है। पर जीएसटी कब एजेंट मानेगा? जब मिस्टर बी अपने नाम पे इनवॉइस काटेगा। अगर अपने नाम पे काटेगा तो टैक्स लायबिलिटी किसकी बनेगी? मिस्टर बी की। तो आईटीसी भी किसको मिलना चाहिए? जो खून देगा उसको आजादी मिलेगी। तो सर जी खून कौन दे रहा है? मिस्टर बी, तो आजादी भी किसे मिलनी चाहिए? बी को। तो यहां पे डीम्ड सप्लाई मान के इसका आईटीसी जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो हो जाएगा? ए के अगेंस्ट टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी ताकि वो जीरो हो जाएगा, वो टैक्स के बिहाफ पे आईटीसी बी को मिल जाएगा। तो पॉइंट ये है कि अगर आपने प्रिंसिपल ने अपने एजेंट को सामान भेजा तो जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, डिपेंड करेगा कि एजेंट इनवॉइस काट रहा है या नहीं काट रहा है। इनवॉइस काट रहा है अगर अपने नाम पे तो डीम्ड सप्लाई मानी जाएगी, और नहीं काट रहा है तो कोई डीम्ड सप्लाई नहीं मानी जाएगी। तो कह रहा है सप्लाई हो रहा है गुड्स में, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है सर जी? इंपॉर्टेंट ये है कि इनवॉइस इशू जो हो रहा है कस्टमर को, वो एजेंट अपने नाम पे काट रहा है, ओन नेम पे बोले तो बी अगर अपने नाम पे काट रहा है तो उस केस में डीम्ड सप्लाई मानी जाएगी। आखिरी पॉइंट, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। अगेन दोबारा इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस है, ठीक है। मतलब अगर इनवॉइस रिसीव हो रहा है इन हिज नेम, सप्लायर के नाम पे आ रहा है, तो सर जी आगे, ठीक है, ऐसे उल्टा है, पहले सप्लायर टू एजेंट है, फिर एजेंट टू सप्लाई वाला भी है कि यहां पर भी है, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। इधर आ जाओ, फोर्थ पॉइंट है यहां पे इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस क्या है? अगेन इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस आया। फिर से मैं कह रहा हूं कि सर जी अब ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। मान लो मैं अगेन इंडिया में बैठा हूं, ठीक है, और कोई यूएस में बैठा है, पर अब कोई नहीं है, अब वो मेरी रिलेटेड पार्टी है। अब वो मेरी क्या है? कोई रिलेटेड पार्टी है। सर जी पहले क्या था? सर जी पहले कोई भी था,
मुझे फर्क नहीं पड़ता था। मैंने उससे सर्विस ली, है, सर्विस इंपोर्ट करी है और मैं उसको पे करता था, बट अब मैंने कुछ भी पे नहीं किया, क्योंकि ऑफ कोर्स वो मेरी रिलेटेड पार्टी है। मेरा ब्रदर बैठा हुआ है, मेरी सिस्टर बैठी है, या मेरी कोई होल्डिंग कंपनी है, मेरी सब्सिडरी है, मेरा पार्टनर, वट एवर कोई भी है जो इंडिया के बाहर बैठा हुआ है और वो मुझे सर्विस दे रहा है और मैं उससे कोई चार्ज नहीं कर रहा। अगर चार्ज कर रहा हूं तो 7(1)(b) में कवर है, और अगर चार्ज नहीं कर रहा हूं विदाउट कंसिडरेशन है तो 7(1)(c) में कवर है। और अगर आपने बोला कि सर जी वो रिलेटेड पार्टी है और बिजनेस के, पर्सनल नहीं, बिजनेस कंडीशन में उसने सप्लाई दी थी और आपने उसे विदाउट कंसीडरेशन है, तो हम उसे डीम्ड सप्लाई मान के जीएसटी लगा देंगे, क्योंकि रिलेटेड पार्टी है, आपने सम्मान करा है तो सर जी सर्विस आई है, भले ही विदाउट कंसीडरेशन हो, किसी ना किसी तरीके से आप उसको कंपनसेट कर दोगे, बट हमारे लिए सप्लाई, हमें जीएसटी चाहिए भैया। आप बाहर से, इंडिया के बाहर से सप्लाई करोगे सर्विस, हमें जीएसटी चाहिए। तो यहां पे ना इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस पे 2 पॉइंट समझना, ठीक है। और मैं समराइज करता हूं, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस में 2 पॉइंट है। अगर विद कंसीडरेशन है तो 7(1)(b) कवर है, और बेटा अगर विदाउट कंसीडरेशन है तो 7(1)(c) कवर है, ठीक है। विद कंसीडरेशन में आपकी, चाहे वो बिजनेस में हो या वो बिजनेस में ना हो, फर्क नहीं पड़ता। यहां पे सर जी वो बिजनेस में हो या बिजनेस नहीं, इंपॉर्टेंट ये कि वो रिलेटेड पार्टी है और बिजनेस में दोनों, मतलब यहां पे कोई भी एनी पर्सन है, यहां पे एनी पर्सन है, यहां रिलेटेड पार्टी है, यहां नॉट बिजनेस है तो भी चलेगा, यहां मस्ट बी इन बिजनेस होना चाहिए। अगर है तो सप्लाई है, वरना सप्लाई नहीं है। मतलब सामने वाला या तो वो रिलेटेड नहीं है, नॉट रिलेटेड, या तो वो नॉट रिलेटेड है या फिर वो नॉट बिजनेस है, लेकिन और अगर वो विदाउट कंसीडरेशन हो रहा है तो वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी। बात समझ आ रही है बेटा? जल्दी समराइज करो। 7(1)(a) जनरल प्रोविजन क्या बोलता है? कहता है सर जी सप्लाई होने के लिए कुछ भी हो, बस 2 कंडीशन इंपॉर्टेंट है, कंसीडरेशन और बिजनेस। दूसरा स्पेसिफिक 7(1)(a) क्या बोलता है? एओपी या बीओआई है, कोई भी एसोसिएशन है जो अपने मेंबर्स को सर्विस दे रहे हैं, विद कंसीडरेशन सप्लाई मानी जाएगी, चाहे भले ही आप उसे बिजनेस बोलो या ना बोलो। इंडिया के बाहर से अगर मैंने कोई भी सर्विस इंपोर्ट करी है विद कंसीडरेशन, चाहे भले ही किसी से भी करी हो, चाहे भले ही बिजनेस के लिए करी है नहीं करी है, उसे डीम्ड सप्लाई मान के आरसीएम में टैक्सेबल कर देंगे। तीसरा विदाउट कंसीडरेशन है, सर जी भले ही विदाउट कंसीडरेशन, लेकिन 4 सर्विस कौन कौन सी? पहला, अगर मैंने कोई भी बिजनेस एसेट खरीदी थी जिसका आईटीसी ले चुका हूं और अगर उसे मैं विदाउट कंसीडरेशन किसी को दे रहा हूं, गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगा देगी, दिल्ली तो डीम्ड सप्लाई। दूसरा, आप अपने रिलेटेड पार्टी को या डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन को सामान दे रहे हो, सर्विस दे रहे हो विदाउट कंसीडरेशन, डीम्ड सप्लाई मान के आपके ऊपर जीएसटी लगा दिया जाएगा, एक्सेप्ट एम्प्लॉय में 50,000 तक का गिफ्ट, ठीक है। एजेंट, प्रिंसिपल अपने एजेंट को या एजेंट अपने प्रिंसिपल को सामान दे रहा है या रिटर्न कर रहा है, उसको विदाउट कंसीडरेशन कर रहा है, जीएसटी लगा देंगे डीम्ड सप्लाई, प्रोवाइडेड कि सर जी जब भी इनवॉइस कटता है तो इन दी नेम ऑफ एजेंट कट रहा है टू द कस्टमर। अगर एजेंट अपने नाम पे काट रहा है तो सप्लाई मानी जाएगी, नहीं काट रहा है तो नॉट अ सप्लाई। चौथा, अगर आप सप्लाई कर रहे हो इंपोर्ट, फिर से इंपोर्ट कर रहे हो लेकिन इस बार विदाउट कंसीडरेशन कर रहे हो, तो 2 कंडीशन, एक तो सामने वाला रिलेटेड पार्टी होना चाहिए और दूसरा बिजनेस में ही होना चाहिए, तो आपका डीम्ड सप्लाई मान के गवर्नमेंट जीएसटी लगा देगी। होप सोस आपको 7(1) क्लियर हो गया होगा, सारे क्लॉज A, AA, B, C। नाउ 7(1) सर जी A कि क्या चीज सप्लाई है और क्या चीज सप्लाई, क्या चीज की सप्लाई ऑफ गुड्स है और क्या चीज सप्लाई ऑफ सर्विस है। लेकिन इसको मैं पढ़ता हूं बाद में, पहले आता हूं नेगेटिव लिस्ट कि क्या सप्लाई नहीं है। अभी तक तो भर भर के पढ़ लिया ना, क्या सप्लाई है क्या सप्लाई नहीं है। अगर सप्लाई नेगेटिव लिस्ट की बात करें तो दिस इज नेगेटिव लिस्ट, दिस इज नेगेटिव लिस्ट। नेगेटिव लिस्ट का मतलब है सर जी शेड्यूल थर्ड 7(2) सेक्शन 7(2) कहता है ये चीज सप्लाई नहीं है। हमारे लिए टोटल 8 है लेकिन हमारे कोर्स में 6 हैं। सर जी सबसे पहली बात, अगर कुछ भी इंप्लॉयर ने इंप्लॉय को सर्विस दिया है, इंप्लॉय सर्विस दे रहा है अपने इंप्लॉयर को, सर जी इंप्लॉयर को सर्विस दे रहा है, ठीक है। इंप्लॉयर को सर्विस क्या दे रहा है? एम्प्लॉयमेंट सर्विस दे रहा है, उसका काम कर रहा है और एम्प्लॉयर उसको क्या कर रहा है? सैलरी वैलरी पे कर रहा है। तो क्या इस सैलरी पे टैक्स लगेगा? सर जी आंसर इज नो। अगर आपका एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को कोई भी सर्विस देता है और एम्प्लॉयमेंट सर्विस देता है और उसके बदले आप उसे कुछ भी सैलरी, वेजेस, बोनस, इंसेंटिव, ग्रेचुटी, लीव इनकैशमेंट, पीएफ, कुछ भी रिटायरमेंट बेनिफिट, टर्मिनेशन बेनिफिट कुछ भी दोगे इन दी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट,
अगर आपके एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में लिखा है कि कंपनी निकालेगी तो आपको 1 लाख रुपए कंपनसेशन पे करेगी, कंपनी रिटायरमेंट पे आपको ये देगी, कंपनी अगर छुट्टियां नहीं लोगे तो ये पे करेगी, कंपनी बोनस देगी, कंपनी इंसेंटिव देगी, वट एवर, सब एग्जेम्प्ट है, नेगेटिव लिस्ट, जीएसटी नहीं लगेगा, उस पर इनकम टैक्स बात करेगा। लेकिन सर जी क्लैरिफिकेशन, अगर आपने एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय से कुछ सर्विस लिए अदर देन क्या, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, भैया मैं सीए हूं, मैं किसी कंपनी में एम्प्लॉय भी हूं, लेकिन उन्होंने बोला भाई साहब आपका काम तो अकाउंटिंग संभालना है पर आपको जीएसटी की नॉलेज भी है, आपको इनकम टैक्स की नॉलेज भी है। मैंने कहा हाँ, तो कह रहे हमारे एम्प्लॉय को एक जीएसटी पे सेमिनार दे दो या हमारे एम्प्लॉय को एक इनकम टैक्स पे सेमिनार दे दो, उसका हम अलग से पे करेंगे, तो सर जी उस पर जीएसटी लग जाएगा। बात समझ आ रही है? ठीक है जी। दूसरी बात, कोई भी कोर्ट या कोई भी ट्रिब्यूनल, कोर्ट बोले तो सर जी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ट्रिब्यूनल बोले तो जो भी एपलेट ट्रिब्यूनल्स हैं, वो अगर सर्विस दे रहे हैं और उसके बदले आपसे सर्विस का पैसा ले रहे हैं, कोई जीएसटी नहीं, लेकिन अगर मैं इन्हें सर्विस दे रहा हूं, सर्विस टू, मैं किसी कोर्ट को सर्विस दे रहा हूं कि कोर्ट की साफ सफाई करा देंगे, कोर्ट को सिक्योरिटी सर्विस दे देंगे, कोर्ट को कोई भी सर्विस देंगे और कोर्ट अगर हमें पे करेगा तो उस पर जीएसटी लग जाएगा। हाँ, कोर्ट अगर किसी को सर्विस देगा उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ऐसे ही जितने भी एमपी, एमएलए, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, लोकसभा स्पीकर, वाइस प्रेसिडेंट, जितने भी आपके लेजिस्लेटर हैं, जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन पर्सन हैं, वो सारे के सारे अगर कोई भी सर्विस दे रहे हैं तो उन पर जीएसटी नहीं लगेगा, उनको सर्विस दी जा रही है तो जीएसटी लग जाएगा। 3 लोग बाहर हो चुके हैं बेटा, कौन? एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा है तो एम्प्लॉयर जीएसटी से बाहर है, एम्प्लॉयमेंट कोर्स में अगर उसने कुछ भी पेमेंट करी है। दूसरा, कोर्ट और ट्रिब्यूनल जीएसटी से बाहर है, अगर वो सर्विस दे रहे हैं और वो पैसा चार्ज कर रहे हैं। तीसरा, एमपी, एमएलए, सीएम, पीएम, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन, लोकसभा, राज्यसभा के स्पीकर वगैरह सब जीएसटी से बाहर है। चौथा, अगर किसी की डेथ हो गई, ओ हो शोक सभा, बेटा किसी की डेथ हो गई, डेथ होने के बाद उसका कुछ भी काम हो रहा है, सर जी क्या क्या हो रहा है, लाइक कुछ भी हो रहा है, फ्यूनरल हो रहा है, ब्यूरियल हो रहा है, सेमेटेरियल हो रहा है, ठीक है, मॉर्टरी हो रही है, मतलब एम्बुलेंस सर्विस वगैरह कुछ भी अगर हो रहा है डिसीज के बाद, वो जीएसटी से बाहर है, मतलब जीएसटी उस पर नहीं लगेगा। मरने के बाद की सर्विस जीएसटी से बाहर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नंबर 5 कह रहा, अगर आपने लैंड को बेचा है, ऑफ कोर्स लैंड बेचना, खाली लैंड बेचना जीएसटी से बाहर है। अगर बिल्डिंग की बात हो रही है, लैंड तो नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग बेचा है, तो बिल्डिंग पे कंडीशन है कि बिल्डिंग जो बेचा है वो पैरा 5 पढ़ लेंगे। वैसे मैं सिंपल बोलूं कि पोजीशन या कंप्लीशन सर्टिफिकेट विच एवर इज लेटर, जो भी पोजीशन या कंप्लीशन सर्टिफिकेट विच एवर इज अर्लियर, मतलब जो भी पहले हो गया, मान लो पोजीशन दे दिया या आपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ चुका है, उसके बाद मेरे बच्चे, उसके बाद आपने सामने वाले से कंसीडरेशन लिया, उसके बाद आपने कोई भी पैसा लिया है तो जीएसटी से बाहर है, मतलब उस पे जीएसटी बचो। हाँ जी, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि टाइटल ऑफ बिल्डिंग का क्लियर है। सर जी अगर आप लैंड बेच रहे हो तो वो ऑलवेज नेगेटिव लिस्ट में, बिल्डिंग बेच रहे हो बनने से पहले बेचिए तो सर जी कंस्ट्रक्शन सर्विस है, सप्लाई ऑफ सर्विस, बिल्डिंग बनने के बाद बेच रहे हो तो वो नेगेटिव लिस्ट से बाहर है। अब आ गया राइट। अगर आपने राइट दिया है तो राइट का काम यहां पे कि अगर आपने राइट दिया है लैंड को, लैंड का कोई भी लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, कुछ भी लाइसेंस दिया है, सर जी रेंट पे दे रहे हो, सर जी रेंट पे दे रहे हो, लीज क्या है, रेंट है, सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। आप अगर बिल्डिंग का लीज दे रहे हो, लेटिंग आउट, चाहे किसी भी पर्पस के लिए, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, कॉम्प्लेक्स, बिजनेस, कॉमर्स, होली, पार्टली, थोड़ा बहुत कुछ भी दिया, सर जी मेन इंपॉर्टेंट है लीज, मेन इंपॉर्टेंट है लीज, मतलब टाइटल नहीं दे रहे हो आप, दे रहे हो रेंट पे, राइट दे रहे हो, क्या दे रहे हो, राइट। तो राइट अगर दे रहे हो तो चाहे वो राइट गुड्स का है, चाहे वो इमूल प्रॉपर्टी का है, चाहे वो लैंड एंड बिल्डिंग का है, क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस। यहां पर एक और पॉइंट है, इमूल प्रॉपर्टी को रेंट पे देना वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस। सर जी इमूल प्रॉपर्टी लैंड एंड बिल्डिंग के अलावा भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकती है, जैसे कि लिफ्ट हो गया, एस्केलेटर्स हो गए, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन टावर हो गए, तो कोई भी अगर आपने रेंट पे दिया है तो सर जी उस पर भी जीएसटी लगेगा एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। ऑफकोर्स अगर आप उसे टाइटल दोगे तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, जिसके बारे में बात ऑलरेडी कर चुका हूं मैं, ठीक है। नाउ पॉइंट इज वापस आते हैं, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है, यहां पे खत्म हो गया। पहला गुड्स का ऊपर कमर, गुड्स का कवर है, गुड्स में ध्यान रखना, टाइटल ट्रांसफर कर रहे हो सप्लाई ऑफ गुड्स, और राइट ट्रांसफर कर रहे हो ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस, चाहे राइट दो या राइट टू यूज दो। ऐसे ही लैंड एंड बिल्डिंग या इमूल प्रॉपर्टी की बात करो तो सेम पॉइंट है, टाइटल ट्रांसफर करोगे तो सर जी आप ये देख लो, अगर लैंड का टाइटल ट्रांसफर करोगे वो ऑलरेडी नेगेटिव लिस्ट से बाहर है, अगर बिल्डिंग का है तो बनने के बाद करोगे तो वो नेगेटिव लिस्ट से बाहर है, बिल्डिंग से पहले है तो कंस्ट्रक्शन मान के टैक्स लगा देंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस। और राइट ट्रांसफर करोगे, चाहे कैसे भी राइट ट्रांसफर कर रहे हो इमूल प्रॉपर्टी वगैरह का किसी भी तरीके से, तो आप उसे सप्लाई ऑफ सर्विस ही मानोगे, चाहे वो लैंड का राइट दे रहे हो, चाहे वो बिल्डिंग का राइट दे रहे हो, चाहे वो इमूल प्रॉपर्टी का दे रहे हो, ठीक है। अब आपने ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस मतलब जॉब वर्क, जॉब वर्क क्या है सर जी, अगर मेरा सामान है सर जी, मैं मैन्युफैक्चरर हूं और मैं अपने रॉ मटेरियल पे आपसे कुछ काम करा रहा हूं, या
WIP उस पर कुछ काम करा रहा हूं और बदले में आपको मैं पैसा दे रहा हूं, तो वो कभी भी मैंने आपको गुड्स नहीं बेचा है, वो गुड्स मेरा ही है, वो गुड्स मेरा ही है, मैंने गुड्स दिया, आपसे बस काम कराया और उसके पैसे दे रहा हूं, तो दिस इज सप्लाई ऑफ सर्विस। तो अगर आपने अपना कोई भी काम किसी पर्सन से करवाया, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस, मतलब आपने कोई ट्रीटमेंट कराया या कोई काम करवाया, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। कभी भी आपने उसको टाइटल नहीं दिया, गुड्स नहीं बेचा, आपने सिर्फ वो गुड्स दिया जरूर है बट उस पर काम करने के लिए दिया, तो वो काम माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। फोर्थ पे वापस आते हैं, ठीक है, पहला कंप्लीट है, सेकंड कंप्लीट है, थर्ड कंप्लीट है, ठीक है, फिफ्थ पे बाद में आते हैं, सिक्स्थ में ध्यान रखना सर जी 2 पॉइंट है, बाकी कंपोजिट सप्लाई वगैरह बाद में बात करेंगे। 2 चीजें, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं सर? ठेका, ठेका मतलब नहीं, ठेका मतलब सर जी जनरली होता है कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट यहां पे जनरली कवर है सर जी, लैंड एंड बिल्डिंग का वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कवर है, ठीक है। मान लो आप कहते हो कि सर जी कंस्ट्रक्शन के लिए मेरे पास एक बंदा आया, ठीक है, मुझे अपनी बिल्डिंग बनवानी है, अब मैं सामने वाले पे गया हूं, मैंने कहा सर जी मेरे को अपनी बिल्डिंग बनवानी है, बताओ। कह रहा सर जी बताओ क्या करवाना है। मैंने कहा बिल्डिंग बनवानी है। कह रहा मटेरियल आप लाओगे या हम देंगे? मैंने कहा मटेरियल मेरा, लेबर आपकी। क्या? मटेरियल मेरा और लेबर आपकी, मटेरियल मैं लाके दूंगा, सिर्फ लेबर का पैसा बताओ। ये कंस्ट्रक्शन है, ये क्या है मेरे बच्चे? कंस्ट्रक्शन है। मैंने कहा अच्छा एक काम करो, मटेरियल लेबर सब आप कर लो, ठीक है, पर मुझे बता देना मटेरियल का टोटल कितना होगा, लेबर का कितना होगा, तो अलग अलग करेंगे, ये भी कंस्ट्रक्शन है। पर मैंने बोला सर जी मटेरियल लेबर सब आपका और मुझे एक प्राइस बता दो, पूरे काम का एक, दिस इज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। इसे क्या बोलेंगे? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मटेरियल और लेबर दोनों कंपोनेंट हैं और जिन्हें हम सेपरेटली इंडिकेट नहीं कर सकते हैं, जिसका प्राइस एक कंबाइंड चार्ज हो रहा है, दिस इज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? अब वो कहता है अगर आपने किसी का वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो आप उसे क्या मानोगे, सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस? तो आंसर इज सप्लाई ऑफ सर्विस, क्योंकि मोटा मोटा वो मुझे सामान का पैसा नहीं दे रहा है, वो मेरे कंस्ट्रक्शन सर्विस का पैसा दे रहा है। वो मेरे को देखना चाहता है कि भाई आप कितना अच्छे तरीके से काम करके दे सकते हो। भाई मैंने अपना मान लो अपने घर में वुडन का काम कराया, फर्नीचर का काम कराया, मैंने कहा लकड़ी आपकी, लेबर आपकी, तो क्या मैं लकड़ी देखना चाह रहा हूं? नहीं, मैं उसकी कारीगरी देखना चाह रहा हूं। दिस इज सप्लाई ऑफ सर्विस। ऐसे ही जब आप रेस्टोरेंट पे जाते हो, ठूसने, क्या बोला? ठूसने, खाना खाने जाते हो, तो सर जी वहां पे आपको 2 चीजें सप्लाई होती हैं, एक तो शेफ की सर्विस जो आपको खाना बना के दे रहा है, और एक आपके साथ में खाना, ऑफ कोर्स फूड। तो 2 चीजें, एक फूड है और एक उस फूड को बनाने की सर्विस है, तो दोनों है। और क्या वो अलग अलग पैसे लेता है कि आलू के पैसे अलग और बनाने के पैसे अलग? नहीं, वो एक पैसा चार्ज करते हैं कि भैया रेस्टोरेंट में जो डिश है उस डिश का 500 रुपए। अब वो जो 500 रुपए देते हो उसमें दोनों पैसे हैं, आपने वो आलू के पैसे भी दिए हैं और साथ में आपने उस शेफ के सर्विस के भी पैसे दिए। क्या मानोगे, गुड्स या सर्विस? ऑफ कोर्स वहां आलू खाने के नहीं गए हो आप, बढ़िया आलू खाने गए हो, समझो ना, आप सिर्फ खाना खाने नहीं गए हो, अच्छा खाना खाने गए हो, तो जो अच्छा है वो इंपॉर्टेंट है। सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे सेफ सर्विस। क्लियर? तो इन्होंने 2 पॉइंट बोले कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं तो वो भी हमारा सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, और जो रेस्टोरेंट सर्विस है वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएंगी। इनके अलावा जो है बाकी उनकी बात करेगा सेक्शन 8, यहां खत्म। ठीक है, 5 में सारी सर्विसेज हैं, छोटी मोटी बात हो चुकी है, हमने रेंटिंग की बात कर ली, कंस्ट्रक्शन की बात कर ली। कह रहा है टेम्परेरी ट्रांसफर कर रहे हैं या हम यूज दे रहे हैं किसका? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बोले तो इंटेंजिबल एसेट, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर वगैरह, इन सब का अगर मैं कोई भी राइट दे रहा हूं कि भैया ठीक है आप यूज कर लो, लाइसेंस दे रहा हूं 10 साल के लिए आपका, ठीक है, आप ये पेटेंट यूज कर लो 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, ठीक है, परमानेंट नहीं, टेम्परेरी, तो ये माना जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विस है। अगर मैं कोई सॉफ्टवेयर आपका डेवलप कर रहा हूं, डिजाइन कर रहा हूं, प्रोग्राम कर रहा हूं, कस्टमर कर रहा हूं, एडॉप्शन कर रहा हूं, अपग्रेड कर रहा हूं, इनहेंस, कोई भी आईटी सॉफ्टवेयर में कोई भी काम करा रहे हो आप मुझसे, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, रिफ्रेन या टॉलरेट या नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट, आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा रही है, आपके ऊपर कोई नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपको कुछ ना करने का पैसा दिया जा रहा है, तो सर जी वो सब भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। ठीक है, इस पे क्लैरिफिकेशन आराम से सेपरेट क्लास में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आप ये मान के चलोगे तो 5वें पॉइंट में मोटा मोटा ये है कि सर जी आपने कोई भी मूल प्रॉपर्टी रेंट पे दी, सप्लाई ऑफ सर्विस, कंस्ट्रक्शन सर्विस है, सप्लाई ऑफ सर्विस, कोई आईटी सॉफ्टवेयर डेवलप करा रहे हो, सप्लाई ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विस, अगर आपने कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेंजिबल एसेट का टेम्परेरी राइट दिया है तो सप्लाई ऑफ सर्विस, और अगर आपने कोई भी सर जी लास्ट में नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट या आपने राइट टू यूज ऑफ गुड्स दिया है, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। 4th पॉइंट, आखिरी पॉइंट, आपने बिजनेस एसेट को ट्रांसफर करा, आपने बिजनेस एसेट को ट्रांसफर करा, याद करो इसको कनेक्ट करना किससे? परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, जिस पे आईटीसी ले चुके हो विदाउट कंसिडरेशन, वो सप्लाई मानी जाएगी। अब किस चीज की सप्लाई मानी जाएगी? कह रहा अगर कोई गुड्स था जो आपका बिजनेस एसेट था और आपने उसे ट्रांसफर कर दिया किसी भी जो बिजनेस चला रहा है, मेन बिजनेस है, उसकी डायरेक्शन पे, और वो ऐसे जैसे अब वो बिजनेस का एसेट नहीं है, मतलब आपने उसे परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया, क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ गुड्स।
सिंपल है, चाहे विद कंसिडरेशन करो या विदाउट, फर्क नहीं पड़ता। विद कर रहे हो तो ऑफ कोर्स सप्लाई ऑफ गुड्स, और विदाउट करोगे तो भी डीम्ड सप्लाई मानी जाएगी किसी चीज की सप्लाई ऑफ गुड्स। तो मतलब विद हो या विदाउट हो, विद हो या विदाउट हो सर जी, वो सप्लाई ऑफ गुड्स ही माना जाएगा अगर आप परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हो। ये एक तरह का परमानेंट है जो नो लॉन्गर मतलब अब वो बिजनेस के एसेट का पार्ट नहीं बचा। दूसरा, गुड्स आप यूज करते थे बिजनेस में, आपने उसे प्राइवेटली यूज करने के लिए दिया, मतलब आपने उठा के एसेट को उठा के पर्सनल यूज में डाल दिया, और या फिर किसी ऐसे पर्सन को दे दिया है जो वो बिजनेस में यूज नहीं कर रहा है, और ये आपने कर दिया है अपने, मतलब आपने बिजनेस में पर्सनल बिजनेस एसेट को उठा के पर्सनल यूज में किसी और को दे दिया। ऑफ कोर्स ये आपका सर्विस माना जाएगा। क्या माना जाएगा? सर्विस। ये आपने परमानेंटली दिया, आपने टेम्परेरी एक तरह का माना जाएगा कि आपने एसेट्स को दिया है और वो यूज के लिए दिया है बस, कि भाई ठीक है अपने बिजनेस के अलग यूज कर ले, मतलब बिजनेस यूज में नहीं हो रहा। मतलब मैं अपने घर का मैं अपने बिजनेस का लैपटॉप अपने बेटे को दे दिया कि ठीक है बेटा तू यूज कर ले, ठीक है, तो वो आपका सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। ठीक है, आप उस पर जीएसटी लगाओगे डीम्ड सप्लाई मान के। एंड द लास्ट पॉइंट इज आपका बिजनेस क्लोज हो चुका है। अब ध्यान सुनना, अगर मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है तो यहां पे छोटा सा पॉइंट समझना, बिजनेस नहीं चल रहा, आप बिजनेस को क्लोज कर रहे हो। अब क्लोज करने में दो तरीके होते हैं। क्लोज करना मतलब आप शट डाउन कर रहे हो लेकिन कोई और चलाएगा। गोइंग कंसर्न में क्लोज हो रहा है, मतलब गोइंग कंसर्न मतलब आपका बिजनेस आपके नाम से बंद हो गया। मान लो फादर है, फादर की डेथ हो गई, ठीक है, या फादर ने अपना बिजनेस अपने बेटे को दे दिया, तो अब फादर का पैन नंबर खत्म और अब उसका बेटे का पैन नंबर चलेगा, तो मतलब उसका पुराने बिजनेस का जो पैन नंबर है वो खत्म हो जाएगा और नए पैन पे चलेगा। तो मतलब गोइंग कंसर्न, या मैंने अपना बिजनेस बेच ही दिया किसी और को तो कोई और चलाएगा। अगर कोई और चलाएगा जीएसटी एग्जेम्प्ट करा देती है, मतलब जीएसटी लगेगा ही नहीं, तो यहां सप्लाई की बात भी नहीं होगी, एग्जेप्ट। क्लियर है? लेकिन अगर मैंने कहा नहीं सर जी, बिजनेस मैंने एसेट बेची है और मैं किसी को दे नहीं रहा, उस एसेट को मैं खुद रख रहा हूं। अब पॉइंट इज, अगर मैं उसमें चाहे मैं बेचूं, सप्लाई करूं या ना करूं, सप्लाई करूं या ना करूं, वो ऑलवेज डीम्ड सप्लाई मान के गुड्स। अगर आप एक्चुअल में बेच रहे हो, मतलब मैंने कहा भैया मैं नहीं दे रहा किसी को बिजनेस, मैं अपनी एसेट जो भी बिजनेस बंद कर रहा हूं और एसेट्स को इंडिविजुअली बेचूंगा, तो जितनी एसेट को इंडिविजुअली बेचूंगा वो तो सप्लाई ऑफ गुड्स है ही, और जिनको नहीं भी बेचूंगा उन्हें भी डीम्ड सप्लाई मान के सप्लाई ऑफ गुड्स लगा दिया जाएगा। कह रहा है गुड्स जो आपके बिजनेस का पार्ट था, ठीक है, अब बिजनेस आप कैरी कर रहे हो, जो बिजनेस चला रहा था, हु सीजेस टू बी टैक्सेबल पर्सन, अब वो बिजनेस का मालिक टैक्सेबल पर्सन नहीं है, उसका आरसी कैंसिल हो गया है। तो हम ये मान लेंगे कि जो भी उसने सप्लाई किया वो डीम्ड कर लेंगे कि जो भी सप्लाई किया वो सारा इमीडिएटली बिफोर ही सीजेस द टैक्सेबल पर्सन, बिजनेस बंद करने से पहले या आरसी खत्म होने से पहले उसने सारा सामान अपना सप्लाई कर दिया था। तो अगर एक्चुअल में बेच दिया था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बेचता था तो भी डीम्ड सप्लाई मान लेंगे, एक्सेप्ट अगर उसने गोइंग कंसर्न में किसी और को बेचा है तो भैया आगे सामने वाला टैक्स देगा, तो अभी टैक्स मत लो। या फिर वो बिजनेस उसका पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव चलाएगा, बेटा चलाएगा, वो तो नहीं चलाएगा, कोई और चलाएगा, तो वो भी डेफिनेटली आपका। तो आप किसी और को बेच दे रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, या आपकी जगह कोई और चलाएगा। बिजनेस चलना चाहिए, क्योंकि बिजनेस चलेगा तो गवर्नमेंट को खून मिलेगा, गवर्नमेंट आपको आजादी देगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट को खून नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट का टैक्स बंद हो गया, तो गवर्नमेंट आपका भी आईटीसी सारा कैंसिल करेगी, आपको गुड्स को डीम्ड सप्लाई मान के टैक्स लगा देगी। खत्म हो गया सर जी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इसको अच्छे से पढ़ना सर जी, इस पर क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट पॉइंट है सर जी आपके, अगर मैं यहां पे आ जाऊं तो आपका सेक्शन 7 के बाद आता है सेक्शन 8। सेक्शन 8 अगर मैं बात करूं तो सेक्शन 8 जो है वो ये कहता है कि सर जी अगर आपने बंडल सर्विस या बंडल सप्लाई करी है, बंडल मतलब आपने एक गुड्स से ज्यादा या सर्विसेज से ज्यादा या गुड्स एंड सर्विस का कॉम्बिनेशन, कुछ भी, दो या दो से ज्यादा गुड्स हैं, दो या दो से ज्यादा सर्विसेज हैं, या गुड्स एंड सर्विस का कॉम्बिनेशन है। क्लियर है? तो हम उन्हें बोलेंगे बंडल सप्लाई, मतलब उसमें एक से ज्यादा गुड्स हैं या एक से ज्यादा सर्विस हैं या एक से ज्यादा गुड्स एंड सर्विस हैं। तो उस केस में हम उन्हें कैसे टैक्सेबल करेंगे? तो आपको जीएसटी कहता है कि भैया हम उस बंडल गुड्स को या बंडल सप्लाई को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या तो हम उसे कंपोजिट सप्लाई बोलेंगे या मिक्स सप्लाई बोलेंगे। कंपोजिट मतलब है जैसे कि आपने फोन खरीदा तो फोन के साथ में आपको चार्जर मिलेगा, लैपटॉप खरीदा आपको साथ चार्जर मिलेगा, फोन के साथ में चार्जर के साथ साथ आपको ईयरफोन वगैरह भी मिलेंगे, जो भी है। तो मेन आप फोन खरीदने गए थे, फोन का टैक्स रेट अलग है। अब दिक्कत यहाँ पे पता है क्या आती है, जैसे मान लो फोन, आप फोन खरीदने गए तो फोन भी है उसमें, अब फोन के साथ साथ आपको फोन भी मिला, चार्जर भी मिला, ठीक है, उसमें अडेप्टर भी मिला, ठीक है, उसमें आपको मान लो ईयरफोन भी मिल गया, ठीक है, उसमें एक वारंटी कार्ड भी मिल गया, ठीक है। अब पॉइंट इज ये गुड्स अगर आप अलग से खरीदो तो गुड्स फोन पे मान लो 18% रेट है, चार्जर पे मान लो 12% रेट है, 28% रेट है, भैया ईयरफोन 28% है, वारंटी पे 5% है। अब अलग अलग टैक्स रेट है, क्लियर है। लेकिन सामने वाले ने फोन दिया 50,000 का एक प्राइस पे। अब ये बंडल्ड है, मतलब एक से ज्यादा सामान है लेकिन आपसे अलग अलग प्राइस नहीं चार्ज किया जा रहा, सिंगल प्राइस चार्ज किया जा रहा है, सिंगल प्राइस, ठीक है, 50,000। आपको नहीं पता इस 50,000 में फोन कितना है, चार्जर की कीमत कितनी है, अडेप्टर की, आपको सिंगल प्राइस देना। अब पॉइंट इस 50,000 पे टैक्स किसका लगाया जाएगा?
तो वो बोलता है कि भैया पहचानो कि ये जो बंडल्ड हुआ क्या ये नेचुरली बंडल्ड है या जबरदस्ती बंडल हुआ। मतलब आपको हमेशा ऐसे ही मिलता था, आप फोन खरीदने जाओगे तो आपको चार्जर मिलेगा ही मिलेगा, फोन खरीदने जाओगे तो आपको उसके साथ में अडेप्टर मिलेगा ही मिलेगा, फोन खरीदने जाओगे तो वारंटी मिलेगी मिलेगी। तो सर जी अगर ये नेचुरली है कि ऐसा ही होता है तो हम ये मानेंगे कि भैया ये सब नहीं है, मेन फोन है, दिस इज प्रिंसिपल सप्लाई, और पूरे प्रिंसिपल सप्लाई पे टैक्स लगा देंगे। क्लियर? 50,000 पे सीधा फ्लैट 18% लगा देंगे, हमें बाकियों से कोई लेना देना नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं उन्होंने दिवाली में गिफ्ट बॉक्स बनाया, दिवाली में गिफ्ट बॉक्स बनाया और वहां पे चॉकलेट भी रख दी, बिस्किट भी रख दी, नमकीन भी रख दी, कैंडीज भी रख दी, तो ये एक कॉम्बो बना दिया और सबका एक प्राइस रखा 1,000 रुपए। ड्राई फ्रूट्स का सर जी ड्राई फ्रूट्स का वो जो बनता है ना, ड्राई फ्रूट्स का बादाम भी है इसमें, काजू भी है इसमें, पिस्ता भी है इसमें, सब कुछ है, और सबका रख दिया उन्होंने 5,000 रुपए। तो सर जी ये 5,000 में तो सारे, लेकिन बादाम पे रेट अलग है, काजू पे रेट अलग है, तो सर जी अब क्या माने, क्या ये नेचुरली होता है? क्या आप बादाम लेने जाओगे तो काजू मिलेंगे मिलेंगे? नहीं सर, ये नेचुरली नहीं है, ये सिर्फ मिक्स करा गया। तो अगर नेचुरली नहीं है तो फिर टैक्स किस पे लगेगा? 5,000 किस रेट से लगेगा? कहता है इसमें सारे जितने भी गुड्स हैं उन गुड्स का रेट निकालो और जो हाईएस्ट रेट है उस रेट से आप इसे टैक्स कर दो। खत्म मेरे बच्चे। अगर एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा सप्लाई है, चाहे वो गुड्स की हैं, सर्विस की हैं, गुड्स एंड सर्विस दोनों की हैं, और वो नेचुरली बंडल्ड है, ऐसे ही होता है, सपने को मिलता है, तो आप उसकी टैक्स लायबिलिटी ऐसे मानोगे उस रेट पे जो प्रिंसिपल सप्लाई है, जो मेन है, जैसे कि फोन, जो मेन है जैसे कि फोन, चार्जर नहीं फोन। ऐसे ही अगर आपने बोला वो दो या दो से ज्यादा सप्लाई है सिंगल प्राइस पे, पर वो नेचुरली बंडल्ड नहीं है, नेचुरली नहीं होता, आपने बनाया, तो सर जी उसमें जो हाईएस्ट रेट है टैक्स का, उस रेट पे आप पूरा टैक्स लगा दोगे। क्लियर है? इधर नेचुरली बंडल्ड इंपॉर्टेंट है, सिंगल प्राइस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सॉरी बंडल्ड इंपॉर्टेंट है, एक से ज्यादा सप्लाई होनी चाहिए और एक प्राइस पे होना चाहिए। सर अगर इनवॉइस हमने एक बनाया लेकिन प्राइस अलग अलग है, तो सर जी वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है हमने 5 चीजें खरीदी, पांचों चीजों का प्राइस अलग पता है, पर उसने एक ही इनवॉइस में बना दिया, तो क्या फर्क पड़ रहा है? सर जी इनवॉइस बना दिया तो क्या फर्क पड़ रहा है? हर किसी पे अलग अलग जीएसटी लगाओ और इनवॉइस सेम होने दो, क्या लेना देना। इंपॉर्टेंट ये कि मुझे एक एक का प्राइस नहीं पता, मुझे प्राइस ही नहीं पता कि इसमें कौन सी चीज का कितना प्राइस है, वो टोटल एक प्राइस है, तो वो बंडल माना जाएगा। उसमें चेक करना पड़ेगा ये नेचुरल है या अननेचुरल है। नेचुरल है तो प्रिंसिपल, अननेचुरल है तो हाईएस्ट। खत्म सर जी, ये खत्म हो गया मेरा यहाँ पे सप्लाई। अब इसमें एक पार्ट रह गया सर जी, अगर मैं बात करूं तो, ठीक है, इन्होंने इसमें नहीं दिया है, यहां से तो मेरा काम खत्म हो गया, पर इसमें इन्होंने यहां नहीं दिया है, मैं 1 मिनट दो मेरे को, मैं, हाँ जी इसमें नहीं दिया है, ठीक है, पर ना एक गवर्नमेंट का 7.3 भी है, वो मैं एक बार रीड करा रहा हूं आपको। ये मेरा चार्ट है, ठीक है, आपको चाहिए हो तो मैं डाल दूंगा टेलीग्राम वाले ग्रुप में, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये चार्ट भी बना रखा है, तो ये चार्ट क्लास में यूज करता हूं, तो यहाँ पे एक 7.3 भी है, अगर आप ध्यान सुनो 7.3 भी है, वहां पे कुछ चीजें क्लेरिफाई हैं, बस इनको पढ़ लेना। कहता है कि सर जी गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के थ्रू 2 चीजें कर रखी हैं कि अगर कोई पंचायत या म्युनिसिपैलिटी कोई भी फंक्शन दे रही है, ठीक है, कोई भी पंचायत या म्युनिसिपैलिटी के अंदर कोई भी काम हो रहा है और उसके बदले आपसे पैसा लिया जा रहा है, तो वो सप्लाई ही नहीं मानी जाएगी, ना ही गुड्स की ना ही सर्विस की, एग्जेम्प्ट। दूसरा, ऐसे ही गवर्नमेंट अगर अल्कोहल लिकर का लाइसेंस दे रही है स्टेट गवर्नमेंट किसी को, ठीक है, सिर्फ लाइसेंस दे रही है, क्लियर है, तो वो जीएसटी के सप्लाई दायरे से बाहर है, मतलब वो ना सप्लाई मानी जाएगी गुड्स की ना सर्विस की। क्लियर है? तो 2 चीजें बाहर है, म्युनिसिपैलिटी और पंचायत की अगर कोई सर्विस दी जा रही है उसके बाद से जीएसटी लग रहा है, सप्लाई नहीं मानी जाएगी। ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट किसी को लाइसेंस दे रही है अल्कोहल का, किसी भी प्राइवेट बंदे को, और उसके लिए पैसा चार्ज कर रही है, तो उस स्टेट गवर्नमेंट को कोई जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। 2 चीजें सर्कुलर के द्वारा यहां पर क्लेरिफाई किया गया है कि अगर आपने मान लो ट्रक भेजा था, ठीक है, ट्रक भेजा था एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच, मेरा दिल्ली में, मुंबई में या दिल्ली और हरियाणा में बिजनेस है, दिल्ली वाले आरसी से मेरा एक सामान ट्रक गया आरसी टू हरियाणा वाले आरसी पे, अब ट्रक में सामान रख के गया, तो सामान जो है वो सामान तो आपका डीम्ड सप्लाई माना जाएगा। क्या ट्रक भी डीम्ड सप्लाई, ट्रक की वैल्यू पे भी जीएसटी लगा दोगे? मान लो ट्रक सामान जो है वो 2 लाख का है और ट्रक जिसमें जा रहा है वो 20 लाख का है, तो आप डीम्ड सप्लाई कितने की मानोगे, 2 लाख की या 20 लाख की? मतलब ट्रक भी जीएसटी में डीम्ड सप्लाई माना जाएगा, क्योंकि आपने बोला सर जी कोई भी सामान, कोई भी एसेट एक पर्सन से रिलेटेड पर्सन दूसरे पर्सन पे गई तो आप उसे डीम्ड सप्लाई मान लोगे। क्या बोलोगे? मैंने क्या बोला? डीम्ड सप्लाई मान लोगे अगर वो विदाउट कंसिडरेशन के। तो सामान में तो इंक्लूड ट्रक भी हो गया, तो उन्होंने बोला नहीं सर जी ट्रक की बात नहीं कर रहे हैं, अगर वो ट्रक एज अ ट्रांसपोर्टेशन यूज हो रहा है, तो वो जीएसटी की सप्लाई में नहीं माना जाएगा, आपको उस पर कोई डीम्ड सप्लाई नहीं माना जाएगी, सिर्फ उस ट्रक पर जो सामान रखा है उस पर लगेगा। ऐसा ही इन्होंने बोला कि ट्रक में सामान जो है वो उसमें रखा हुआ है, लाइक इसमें क्या बोला था, मतलब मान लो किसमें है ये, ट्रक के साथ साथ जैसे टैंकर वगैरह हैं,
टैंकर वगैरह में रखा है, कंटेनर में रखा है, तो कंटेनर सिर्फ सेफ्टी पर्पस के लिए उनके पास जाएगा नहीं, वो कंटेनर वहां जाएंगे, सामान निकाला जाएगा, कंटेनर वापस आ जाएंगे। तो क्या कंटेनर पे जीएसटी लगा दोगे? नहीं सर, कंटेनर सिर्फ सामान पे लगेगा, बाकी चीजों पे नहीं। तो वही लिखा है, कह रहा है इंटरस्टेट मूवमेंट हो रही है कन्वेंस की बिटवीन डीन डिस्टिंक्ट पर्सन, लाइक ट्रक वगैरह, ट्रेन वगैरह, कुछ भी हो रही है, सिर्फ गुड्स को ले जाने के लिए या रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए, कि भैया वहां ठीक कराएंगे, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बिल पे जीएसटी लगेगा या गुड्स पे जीएसटी लगेगा, लेकिन ट्रक की वैल्यू पे जीएसटी नहीं लगेगा, टैंकर की वैल्यू पे जीएसटी नहीं लगेगा। ऐसे ही इन्होंने बोला कि हाँ, अगर ट्रक ही आगे बेचने जा रहा है, ट्रक ही गुड्स है, मतलब ट्रक की ही सप्लाई हो रही है, तो ऑफ कोर्स फिर उस पे फर्दर सप्लाई है तो जीएसटी उस पे भी लग जाएगा। ठीक है, तो मेंटेनेंस चार्जेस पे जीएसटी लगेगा, गुड्स पे जीएसटी लगेगा, ट्रक पे नहीं लगेगा, लेकिन ट्रक ही अगर आगे बिकने जा रहा है तो ट्रक की वैल्यू पे जीएसटी लग जाएगा। ठीक है जी। ऐसे इन्होंने बोला कि अगर कोई रिक्स वगैरह, स्पेयर पार्ट वगैरह जा रहे हैं, क्रेन वगैरह, तो वो भी आपका स्पेयर पार्ट वगैरह, वो भी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस नहीं माना जाएगा। इंटरस्टेट मूवमेंट, टूल वगैरह जा रहे हैं, स्पेयर पार्ट जा रहा है, जो वहां जाएगा ठीक होके वापस आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल पॉइंट है। अब प्लीज एक बार आप इसका मॉड्यूल की रीडिंग लेना। ठीक है, आप बोलोगे तो मैं इस पे क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, बट होप सो आपको ये रिवीजन्स क्लियर रहेगा, आप इसकी मॉड्यूल की रीडिंग लोगे तो क्लियर होगा। बाकी मैंने अभी इसमें बहुत सारी चीजें कवर करनी बाकी हैं, लाइक जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये एक सेक्शन का ओवरव्यू है, बट अगर आप बोलो कि सर जी क्या मेरा इससे चैप्टर खत्म हो गया, नहीं सर, आप रीडिंग करोगे, आपको फिर भी वहां पे भी कुछ मॉड्यूल में एग्जाम्पल्स मिलेंगे, मॉड्यूल में ये मिलेंगे, बट हाँ, आपको मोटा मोटा पूरे चैप्टर का आइडिया मिल चुका होगा कि सर जी चैप्टर में क्या है। ठीक है, फिर बाद में अंदर जाओगे तो वहां पे कुछ चीजें क्लैरिफिकेशन जैसे कि हैं कि अगर आपको कोई डोनेशन दिया जा रहा है, ठीक है, थोड़ी क्लैरिफिकेशन की बात कर दूं, मान लो अगर आपको कोई डोनेशन दे रहा है, आप चैरिटेबल ट्रस्ट हो, आपको डोनेशन दे रहा है और आप उस डोनेशन के नाम पे वहां पे नाम लिख दे रहे हो कि भैया डोनेशन बाय समथिंग एज अ ग्रेजुएट। ठीक है, मान लो मैंने किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन दी और उन्होंने उस डोनेशन से एक वाटर कूलर बनाया और उस वाटर कूलर में मेरा नाम लिख दिया कि भैया इसका पैसा जो डोनेट है वो अनुज सिंह तोमर ने दिया हुआ है, तो क्या वो कंसिडरेशन सप्लाई मानी जाएगी कि भैया मैंने पैसे दिया और वो मेरे लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि जब मैंने पैसा दिया तो मेरे को क्लियर नहीं था कि उसके बदले वो मेरा नाम लिखेंगे नहीं लिखेंगे, मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहा था एट द टाइम ऑफ सप्लाई। तो गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई करा कि कंसिडरेशन तब मानी जाएगी जब एट द टाइम ऑफ सप्लाई आपकी चीज क्लियर हो। तो अगर वो अपने आप से कर रहे हैं तो सिर्फ ग्रेजुएटेड है, पर मेरी तरफ से वो कोई भी सिग्नल नहीं गया। बट अगर ऑफकोर्स अगर मैंने उन्हें बोला था कि ये पैसा दे रहा हूं और आप मेरा नाम लिखवा देना, तो फिर वो सप्लाई मानी जाएगी, उस पर टैक्सेबल हो जाएगा। ऐसे ही कोई आर्टिस्ट है, अपनी आर्ट को एग्जीबिशन हॉल में लिखवा रहा है और वहां से आर्ट बिकेगी, तो भैया कस्टमर आएंगे और कस्टमर फिर खरीदेंगे। अब नाउ आर्ट मैं दे रहा हूं और वो मुझे कस्टमर दे रहे हैं, तो क्या ये कंसिडरेशन मानी जाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि जब मैं आर्ट दे रहा हूं तो मुझे ये नहीं पता पक्का कस्टमर आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ डीम्ड ये कंसिडरेशन नहीं है और इसलिए सिर्फ सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आएगा। ऐसे ही और भी आपके पॉइंट है यहाँ पर। एक और है सिंपल कि अगर गवर्नमेंट ने, मान लो ये सब पॉइंट है छोटे छोटे, ठीक है, गवर्नमेंट ने आपको कोई सब्सिडी दी है, गवर्नमेंट ने क्या दिया आपको? सब्सिडी। कोई काम करो, आपने काम किया और गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडी दी, तो क्या वो सब्सिडी आपकी कंसिडरेशन मानी जाएगी? द आंसर इज नो। उन्होंने क्लैरिफिकेशन निकाला कि सब्सिडी आपकी नहीं मानी जाएगी। पर अगर आपने डिपॉजिट किया, मान लो मैंने किसी को रेंट पे प्रॉपर्टी ली और मैंने वहां पे सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट दी, क्लियर है, उन्होंने बोला रेंट 1 महीने का और 1 महीने की सिक्योरिटी, तो 1 महीने का रेंट वो तो टैक्सेबल है ना, सिक्योरिटी डिपॉजिट टैक्सेबल है या नहीं? क्या उस पर भी जीएसटी लगा दोगे? तो क्वेश्चन ये कि सिक्योरिटी का नेचर क्या है, क्या वो रिफंडेबल है या एडजस्टेबल है? अगर आप बोलते हो कि नहीं वो एक जब मैं यूज करके खत्म करूंगा तो वो वापस हो जाएगी, तो सर जी वो कोई जीएसटी नहीं लगेगा, सर जी उसे कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। बट अगर आपने बोला नहीं वो लास्ट में एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है, लास्ट की सप्लाई में एडजस्ट हो जाएगी, तो उस पर आज ही जीएसटी लग जाएगा। क्लियर है? तो सिक्योरिटी डिपॉजिट का नेचर में देख लेना, रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल। रिफंडेबल है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, और अगर रिफंडेबल नहीं है, एडजस्टेबल है, तो उसे जीएसटी में कंसिडरेशन मान के जीएसटी लगा देंगे। तो ये कंसिडरेशन के ऊपर कुछ क्लैरिफिकेशन है, कुछ यहाँ पे भी क्लैरिफिकेशन है। बाकी थोड़े बहुत पढ़ोगे तो आपको एजेंट के ऊपर, एक डेल क्रेडिटरे के ऊपर एक अच्छा खासा क्लैरिफिकेशन मिलेगी, तो वो आप सेल्फ पढ़ोगे। बाकी एक नेगेटिव एक्ट के ऊपर गवर्नमेंट ने अच्छा खासा काम किया हुआ है, तो वहां पे आप पढ़ोगे। बाकी नॉर्मल है, आप करते जाओगे, नॉर्मल चीजें खत्म होती जाएंगी। ठीक है, एम्प्लॉय रिलेशनशिप क्लैरिफिकेशन वगैरह खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अगले इसी पर अभी तो रिवीजन खत्म करेंगे, फिर उसके बाद उठाएंगे सब क्वेश्चंस, तो वहां पे मैं हर चैप्टर के अच्छे क्वेश्चन निपटाऊंगा। ठीक है, बस आज के लिए सेशन इतने पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, सप्लाई खत्म, अगले चैप्टर पे बैठेंगे, अगला चैप्टर पे टाइम वैल्यू या जो भी टाइम या वैल्यू जो भी उठाएंगे वो उठाएंगे। थैंक यू सो मच।